हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग दूसरा अध्याय एनसीईआरटी क्लास 10 का अम्ल क्षार एवं लवण एसिड सॉल्ट एंड बेस शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहला कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे बड़ा बनाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर फ्री में 40 मार्क्स की तैयारी चल रही है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब लंबा चौड़ा है, इसको कुछ खास नहीं समझना है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी चीज़ टेस्ट करते हैं अगर वो खट्टा है तो उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसिड का टेस्ट जो होगा खट्टा होगा। ऐसे भी देखिए आप, नींबू में एसिड है तो वो खट्टा है, संतरे में एसिड है तो वो क्या है, खट्टा है। ठीक है, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तथा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिड क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और बेस क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। आगे देखिए, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार कैसा होता है, वही बेस स्वाद में कैसा होगा, कड़वा होता है। ठीक है, एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप ऐसे याद रखिएगा, बी से बेस, बी से ब्लू। मतलब जो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा वो बेस हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो लाल लिटमस को ब्लू, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा लाल लिटमस को ब्लू कर देगा। उसमें आपको बेस का ऑप्शन दिया रहेगा तो वो मार दे। इसमें से कौन सा ब्लू लिटमस को लाल कर देगा, तो आपको एसिड वाला टिक कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, प्राकृतिक सूचक नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लिटमस किस तरह का सूचक है। तो लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी और लिटमस, अगर ऑप्शन में इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है, आप जानते हैं कि बीपीएससी में वन ऑफ द एबव रहता है, वहाँ हल्दी और लिटमस दोनों रहेगा, तो आपको वन ऑफ द एबव टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर धब्बे पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारीय प्रवृत्ति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। कह रहा है कि जब आपका कपड़ा में सब्जी का दाग लगाता है, उसमें जब साबुन रगड़ते हैं, साबुन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। हमेशा याद रखिएगा, साबुन बेसिक नेचर का होता है। हमारा टूथपेस्ट जो होता है वो भी बेसिक नेचर का होता है, तो भूरा लाल हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब सब्जी का दाग लगता है उसमें जब साबुन रगड़ते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़ों को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप सिंथेटिक सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनेप्थलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो भूरा कहाँ गया, भूरा लाल हो जाता है, और जब ज़्यादा पानी से आप उसको धोते हैं तो फिर से वो कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। आगे कह रहा है कि अम्ल और क्षार की जांच के लिए आप सिंथेटिक, संश्लेषित, मतलब जो खुद से बनाया हुआ सूचक है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो कौन है, मेथिल ऑरेंज है और फिनेप्थलीन है। आपको एग्जाम में ऐसा बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इसमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो वहां पे आप टिक लगाइएगा हल्दी और लिटमस पेपर। ठीक है, लेकिन जब अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, संश्लेषित इंडिकेटर कौन सा है, सूचक कौन सा है, तो उसमें कौन सा होगा, मेथिल ऑरेंज होगा और फिनेप्थलीन होगा। हमेशा याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम सिर्फ अम्ल और क्षार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे को प्रभाव समाप्त कर देते हैं। कहता है कि हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से मिलेगा तो कैसे एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आपको दैनिक जीवन में कौन सा चीज जो है कि एसिड है, कौन सा चीज बेस है, इसके बारे में भी इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए, ये जो बॉक्स में है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि लिटमस पेपर जो है वो किस तरह का, लिटमस विलियन जो है वह किस कलर का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। लिटमस का कलर क्या होता है, तो बैगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइट समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
कि लिटमस जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो थैलोफाइट समूह। थैलोफाइट समूह क्या है, एक पौधों का समूह है, ठीक है, जिसके लाइकेन, पौधों के लाइकेन से लिकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लिकेन। थैलोफाइटा एक पौधा का समूह है, उसमें जो लाइकेन पौधा है ना, उससे ये निकाला जाता है। पराय से सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, इसे सूचक की तरह पराय उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना अम्लीय होता है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले से ही इसको टिक लगा दिए थे जब हम पढ़ रहे थे कि लिटमस पेपर में जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है। क्वेश्चन आएगा कि जब लिटमस पेपर ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो यह किस कलर का होगा, तो यह बैगनी कलर का होगा। किस कलर का होगा, बैगनी, यानी कि पर्पल कलर का होगा। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरासियम जैसे कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियों के सिविलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इसमें ये सब क्वेश्चन एक बार आ गया था, लाल पत्ता गोभी से क्या उपयोग करते हैं, तो लाल पत्ता गोभी भी याद रखिएगा, सूचक के रूप में यूज करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। उसी तरह हल्दी भी, हाइड्रेजिया भी, पेलुटिना भी, जो भी इतना नाम दिया हुआ, पेटूनिया भी, सब उसी के रूप में यूज करते हैं। पंखुड़ी उसका किसी विलियन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं, ये बताया आपको। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। जो अम्ल और क्षार को सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि फलाना चीज अम्ल है, फलाना चीज अम्ल नहीं है, बेस है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर, या फिर सूचक या सिर्फ इंडिकेटर भी कहेंगे। देखिए आगे है कि अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल क्षार किससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये हम अब पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसका क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। कह रहा है कि रंग बदल देता है, सूचक क्या करता है, रंग बदल देता है। जैसे एसिड में वो लाल हो जाएगा, बेस में ब्लू हो जाएगा, तो वो रंग बदला कि नहीं बदला। रंग बदलने से हमको ये पता चलता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है। कुछ ऐसा पदार्थ भी होता है जिसका गंध क्या होता है, अम्ल और क्षार माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। आइए इन्हें कुछ, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर उसके लिए यूज होता है जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं। वो कैसे पता पाएंगे कि लिटमस पेपर जो है ब्लू हुआ कि रेड हुआ, तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है, उसके लिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज किया जाता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि चीजें अम्लीय हैं या बेसिक है। देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ध्यान दीजिए, ऊपर दी गई प्रक्रियाओं में धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। यह एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की जाती है। ध्यान रखिए कि जैसे ही एसिड, अम्ल क्या है, अम्ल को धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना जाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। आपको क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होगा या कब मुक्त होगा, जब धातु किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। या आपको पूछेगा कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, तो अम्ल प्लस हाइड्रोजन, अम्ल प्लस H2O, अम्ल प्लस लवण प्लस, और तो आप क्या याद रखिएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखिए कि अम्ल और धातु जैसे मिलेगा, एसिड एंड मेटल जैसे मिलेगा, तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आगे को यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इन अभिक्रिया निम्न प्रकार, हाँ अम्ल और बेस दोनों सेम ही चीज करता है। यहाँ पे बेस है, NaOH क्या है, बेस है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि एसिड बेस भी आप कैसे पहचान सकते हैं। जिसमें OH रहता है ना, ऊपर समझिए, जिसमें OH रहता है वो बेस रहता है, हमेशा याद रखिएगा। जिसमें OH आयन रहेगा वो बेस रहेगा, और जिसमें H+ आयन रहेगा वो एसिड रहेगा। तो यहाँ देखिए 2NaOH प्लस Zn, ये क्या है, ये धातु है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, N2ZnO2 प्लस H2, यहाँ देखिए ना हाइड्रोजन गैस दिया कि नहीं। सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है, ये सॉल्ट है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में ये भी दे दे, ये रिएक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा सोडियम जिंकेट क्या है, तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि एसिड बेस जैसे मेटल से अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसे हाइड्रोजन गैस दिखेगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या होगा, ये जरूर लवण होगा। कि आप पढ़े थे NCERT में, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अम्ल और धातु या बेस या धातु जब मिलेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। तो कभी कभी वो क्या करेगा, ये रिएक्शन दे देगा। आजकल BPSC बहुत चालाक हो गया है, तो ये रिएक्शन अगर आपको दे दे और पूछे कि ये क्या है, तो ये सॉल्ट है।
कभी कभी बार ऐसा करेगा कि ये दोनों दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये दे देगा यहाँ पे क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस हीट और मेटल जब भी मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवण बनेगा और इधर क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वाला टॉपिक है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। Na2CO3 NaHCO3 ये हुआ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, अम्ल के साथ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया चौक, संगमरमर, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विद्युत रूप हैं। क्वेश्चन में आता है कि इसमें से किसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। लाइम स्टोन रहेगा, चौक रहेगा, मार्बल रहेगा। तो आपको ऑल ऑफ द एबव मारा, ये तीनों क्या है, कार्बोनेट का ही विद्युत रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। याद रखिएगा कि सभी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितना भी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ना, ध्यान में गांठ बांध लीजिए कि धातु कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा लवण देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जल देगा। आप जैसे देख रहे हैं कि उत्पाद में, प्रोडक्ट में आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ, तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा कि ये अम्ल किसके साथ रिएक्शन किया होगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया होगा। अब आगे पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टीआरई 2 में क्वेश्चन आया, टीआरई 3 में आया, फिर हम लोग जो दिए उसमें भी आया कि ये रिएक्शन को क्या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करता है तो क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करता है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीकरण रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए वही कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीकरण की अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं, आगे बताएंगे कैसे लिखना है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर 5 बार लिखिए, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, और उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है कि एसिड बेस आपस में मिलेगा और लवण और जल बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। देखिए धातु का ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का समीकरण वाला सवाल अगर आ जाए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि धातु ऑक्साइड जैसे ZnO प्लस H2SO4 बनेगा, तो उसके बाद वो क्या बनेगा, लवण और जल बनाएगा। धातु का ऑक्साइड और एसिड जब आपस में रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। अब देखिए अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख उन्हें तुरंत समझिए। क्षारक अभिक्रिया, समान धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, वहां देखिए वहां पे है क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लवण और जल प्रदान करता है, अथवा धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय नेचर का होता है। देखिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, और अधातु का कैसा होता है, अम्लीय। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे कि किसका ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, आप ठीक है, और किसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो अधातु का अम्लीय होता है, और धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है। हमेशा याद रखिएगा कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और मेटल का ऑक्साइड का बात करेंगे तो वो कैसा होगा, मेटल का जो है वो नॉन मेटल का एसिडिक होगा, और मेटल का कैसा होगा, बेसिक होगा। धात्विक ऑक्साइड का क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जो हम आपको अभी बता दिए, लंबा पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या करा है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। वहीं अगर धात्विक ऑक्साइड का बात करेंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा। मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। याद रखिएगा 2 बार 3 बार। आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस का जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है किसमें, HCl में। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन अणुओं HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। जल की अनुपस्थिति में देखिए क्या कह रहा है कि जल जब होगा ना तो H+ HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन जल को अगर हटा देंगे ना तो ये H+ आयन नहीं देगा, जल के बिना ये नहीं टूटेगा। यही कह रहा है, देखिए HCl + H2 क्या देगा,
H3O+Cl। सिर्फ ये H3O+ है ना, इसका नाम लिखने का कई बार एग्जाम में आ गया है कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, वही कह रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन शुरू में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो किसके साथ रहेगा? जल के साथ मिलकर ही रहेगा, स्वतंत्र रूप में वो नहीं पाया जाता। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन को से दर्शाया जाता है। इसको H+ एक्वस काहे दर्शाया जाता है? एक्वस मतलब क्या होता है? जल होता है, क्योंकि ये बिना जल के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिना जल के हम इसको पा ही नहीं सकते हैं। और अगर आपको एक्वस नहीं लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? H3O+। और क्वेश्चन में बनता है कि H3O+ को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा आयन कहते हैं? तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। याद रखिएगा, कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब देखिए बनता कैसे है, H+ H2O भी H3O+ बना लेता है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? इतना प्रदान कर देता है। ये देखिए हम लोग, देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब H2O इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा, OH- हो जाएगा। इसमें क्या होगा? वो अपने अपने आयन में टूट जाएगा। KOH भी वही करेगा, टूट जाएगा। क्षार जल में OH आयन उत्पन्न करता है। यह जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील जो क्षारक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, जो जल में घुल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि क्षार जैसे जल में घुलेगा तो वो OH- आयन देगा, और एसिड जैसे जल में घुलेगा तो क्या देगा? H+ आयन। आपको क्वेश्चन बनेगा कि एसिड जब जल में घुलेगा तो कौन सा आयन रिलीज करेगा? वहां रहेगा H+, OH- H3O+। तो आप क्या डालेंगे? H+ आयन वो रिलीज करेगा। वही जब बेस का बात करेंगे कि बेस क्या रिलीज करेगा, तो बेस क्या डालेगा? OH- आयन रिलीज करेगा। ध्यान में रखिएगा आप। आगे कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी क्षारक क्या होता है? जितना भी क्षारक है वो इसमें जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षार होता है उसको क्या कहते हैं? क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति में संक्षारक होती है। इसका जो जल में घुलनशील क्षारक होता है ना, उसको क्षार कहते हैं। इनका स्वाद और कड़वा ये सब आपको याद नहीं रखना है, चखना नहीं चाहिए, हानिकारक होते हैं। ये कह रहा है कि इसको चखना या मुंह में नहीं लेना चाहिए, ये क्या होता है? हानिकारक होता है। बस आप इतना याद रखिए कि जल में घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुलनशील क्षारक होता है ना, उसको क्षार। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ क्या कह रहा है, अब हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। आपको हम शुरू में ही बताएं कि अम्ल का मतलब ही H+ आयन है। अम्ल अगर है तो वहां H+ आयन होगा ही होगा, क्योंकि अम्ल रिलीज ही H+ आयन करेगा। वहीं अगर क्षार का बात करेंगे तो वो OH- रिलीज करेगा। हमेशा याद रखिएगा कि क्षार क्या रिलीज करेगा? OH-। बेसिड के पास OH- होता है, और H+ के पास क्या है? अम्ल के पास क्या होता है? H+ होता है। तो अब हम उदासीनीकरण जो आपको बताए थे कि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, वही आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। इसको आप घोट के खा जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएगा कि अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये HX ये क्या है? ये एसिड है। MOH क्या है? बेस है। तो होता क्या है कि ये बेस वाला जो पार्ट है ना, बेस वाला जो मेटल या नॉन मेटल है, ये इसके H+ से जुड़ जाएगा, और OH इससे जुड़ के क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। याद रखिएगा ये इसका ये इसका निगेटिव वाला पार्ट, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट मिलकर क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। और यहाँ पर OH बचा और यहाँ पर H बचा, और ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। HOH देख रहे हैं, वही क्या होता है? वाटर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए H+ प्लस OH क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जल में अम्ल या क्षार को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्या है? जल में ये क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से, बाद में हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पहले यहाँ पे पढ़िए। देखिए क्या अम्ल में जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। आपका क्वेश्चन बनता है कि अम्ल और क्षार को जब जल में घोलते हैं तो ये किस तरह की प्रक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो ये किस तरह का प्रक्रिया है? ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगर जल
जल में आप अम्ल और क्षार को घोलने जाएंगे ना तो ये हाथ वाथ आपका जल जाएगा, काफी उष्मा से होती है, उष्मा छेपी है, इसमें काफी उष्मा रिलीज होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब आप जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला रहे हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं तो आपको अत्यंत सावधानी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये क्वेश्चन हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब उसमें क्वेश्चन आता है कि जब अम्ल को सांद्र बनाना है, अम्ल को मतलब ये डाइल्यूट बनाना है तो उसमें जल में अम्ल मिलाते हैं या अम्ल में जल मिलाते हैं, तो याद रखिएगा जल में मिलाना चाहिए। किस में मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं। अम्ल को जल में मिलाते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको पतला करने के लिए। ऐसे समझिए कि एसिड को पतला करने के लिए एसिड में जल नहीं डाल दीजिएगा, तो जल के खत्म वहां पापड़ बन जाइएगा। जल में एसिड डालते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि जल को एसिड को डाइल्यूट करने के लिए या पतला करने के लिए जल में एसिड डालते हैं या एसिड में जल डालते हैं, तो जल में एसिड डालते हैं। वही कह रहा है कि अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जल को लगातार जोर जोर से हिला रहे हैं और अम्ल को धीरे धीरे हिलाते हुए क्या करते हैं? जल में मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है या पतला हो जाता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। वही कह रहा है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाते समय अगर अम्ल में आप जल मिलाइएगा ना तो वो इतना उष्मा छुपी अभिक्रिया है कि वो बाहर निकलेगा तेजी से, उससे जो हीट है वो आपको क्या करेगा? जला सकता है। इसीलिए जल में मिलाते हैं, उष्मा छुपी मिश्रण बाहर आ सकते हैं और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है कांच का पात्र भी टूट जाएगा, और जो कांच का पात्र आप यूज कर रहे हैं उसमें इतना ज्यादा हीट होगा कि वो क्या होगा? टूट के खत्म हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डब्बा और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह नंबर दिए गए। उसमें इसीलिए चेतावनी का चिन्ह दिया हुआ रहता है कि आप इसमें जल मत डाल दीजिएगा, जल में इसको डालना है, याद रखिएगा। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+OH- की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण एवं अम्ल या क्षार तनुकृत होते हैं। देखिए क्या कहता है कि जैसे जैसे आप जल में मिलाना शुरू कर दीजिएगा तो वहां पे क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा ना, यहाँ देखिए आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयन की कमी आ जाता है, इसका आयन का कमी आ जाएगा। जैसे जैसे कमी आते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पतला होते जाएगा, होता जाएगा कि नहीं। जैसे आप मीट बना रहे हैं, उसमें प्याज देते हैं, प्याज गाढ़ा रहता है, फिर आपको रस चाहिए, तो जितना ज्यादा आप रस डालेंगे उतना ज्यादा प्याज का कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम होते जाएगा ना भाई, प्याज भी तो पतला हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कम रस देंगे, गाढ़ा चाहिए हमको, तो उसमें पानी आपको कम डालना है। इस प्रोसेस से समझिए, ठीक है। जैसे जैसे पानी का मात्रा आप बढ़ाइएगा तो H3O+ और OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या आएगा? आयतन में कमी आ जाएगा। कमी आने के कारण क्या हो जाएगा? वो पतला हो जाएगा, और इसी पतला होने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। तनुकरण मतलब वो क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया, इसका मात्रा कम हो गया। आगे क्या कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं? अम्ल और क्षार का विलयन कितना प्रबल होता है उसके लिए आज अब हम आगे पढ़ेंगे। पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक को अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। सार्वत्रिक सूचक जो है ना, वो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता है उसको क्या करता है? विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, और आपको बता देगा कि फलाना चीज एसिड है कि बेस है। कैसे बता देगा? देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, आप नाम जानते होंगे। और पीएच स्केल हमेशा किस आयन का सांद्रता बताएगा? हाइड्रोजन आयन का बताएगा। आपको एग्जाम में देगा कि पीएच आयन किसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन या OH आयन का, तो आप क्या लगाइएगा कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता को वो प्रदर्शित करता है पीएच स्केल। पीएच में पी सूचक पोटेंज, पी किसका? पुषांश, पोटेंज, पी सूचक है पोटेंज। ये क्वेश्चन आजकल डीपली पूछ रहा है। पी किसको सूचित करता है? तो पोटेंज को करता है, जो कि जर्मन शब्द है, का अर्थ है शक्ति। पोटेंज का अर्थ क्या है? शक्ति। इस पीएच स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच में ज्ञात कर सकते हैं। पीएच स्केल में कहां से कहां तक रहता है? पहला रेंज आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे तो 0 से 14 तक रहता है, 0 से 14 तक रहता है।
साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। देखिए पीएच क्या करता है, एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। ये क्या करता है, साधारण भाषा में ऐसे इसको समझिए, विलयन में अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। किसी विलयन को कौन कितना एसिड है, कौन कितना बेसिक है, वो क्या दर्शाएगा, पीएच स्केल द्वारा दर्शाएगा। हाइड्रोनियम आयन जितना ज्यादा होगा पीएच का वैल्यू उतना, पीएच स्केल में वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। जैसे जैसे H+ आयन का भी आप बढ़ाते जाइएगा ना कॉन्सेंट्रेशन, वैसे वैसे पीएच स्केल का वैल्यू कम होते जाएगा। मतलब जो जितना जीरो के करीब रहेगा वो उतना प्रभावशाली एसिड होगा, और जो जितना ज्यादा 14 के करीब होगा वो उतना ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। हमेशा याद रखिएगा 7 जो होगा वो न्यूट्रल होगा, जैसे हमारा ब्लड भी लगभग न्यूट्रल ही है और हम जो पानी पीते हैं वो भी न्यूट्रल है। 7 से नीचे जैसे जैसे आप घटते जाएंगे, जीरो की तरफ जैसे जैसे जाएंगे पीएच स्केल में, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका एसिड का। और जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेस का हो जाएगा। यही कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। जो हम आपको बता दिए कि उदासीन विलयन जो कि ना एसिड है ना बेस है, उसका पीएच कितना है, तो उसका पीएच 7 है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन है, जो हम बता दिए आपको। 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH आयन की सांद्रता को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचकांक पेपर द्वारा। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है, जैसे जैसे इधर इधर बढ़ेंगे तो हम OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ रहे हैं ना आप, OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। आपको अगर जब में ये बनाते कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस में होगा, 7 में ज्यादा हो गया, 14 के पीएच स्केल में ज्यादा होगा, तो 14 में ज्यादा होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से एसिडिक नेचर क्या होगा, तो एसिडिक नेचर घटता जाएगा। OH आयन के बढ़ने से बेस का नेचर क्या होगा, तो बेस का नेचर बढ़ता जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटने से एसिडिक नेचर क्या होगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा एसिडिक नेचर वैसे वैसे बढ़ेगा, लेकिन OH आयन जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक नेचर वैसे वैसे बढ़ेगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए बढ़ती हुई अम्लता, बढ़ती हुई क्षारीयता। तो इधर जैसे जैसे आप जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा। 14 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा, और 7 से जैसे हम 0 की तरफ आएंगे, जैसे 0 की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण उसमें बढ़ता जाएगा। और सबसे यहाँ पे जो 0 पे होगा सबसे खतरनाक एसिड होगा, सबसे पावरफुल एसिड होगा, और जो 14 पे होगा वो सबसे खतरनाक बेस होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे हम जैसे जाएंगे, यहाँ पे H+ आयन का सांद्रता क्या होगा, कम होते जाएगा, और इधर जाएंगे तो H+ आयन का सांद्रता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एसिड की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे H+ आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम बेस की तरफ जाते जाएंगे उसी तरह का H+ आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा। देखिए ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डिक्टो सबसे आ गया है, तो आप ध्यान में रखिए कि शुद्ध जल और रक्त का पीएच कितना है भैया। शुद्ध जल का 7 है, रक्त का कितना है 7.4। और ज्यादा किसी को याद नहीं रखना है, लेकिन इतना जितना लिखा हुआ है ना, इसको सबको कॉपी में लिख के आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नींबू का रस का कितना होता है, 2.2 होता है। जठर रस क्या हुआ, HCl जो हमारे पेट में है उसका कितना होता है, 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कई बार आया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का कितना होता है, 14 होता है। तो ये आप जितना लिख के बार बार दिमाग में घुमा के इसको याद कर लीजिए। और ध्यान में रखिए, अगर आपको पूछ देगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें से किसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा है। और पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है पीएच वैल्यू, कितना लगभग में पूछेगा कि लगभग कितना है, तो लगभग 14 है। वहीं जठर रस का लगभग कितना है, 1.2 है, 1.2 है। तो ये आप याद। आगे कहता है कि अम्ल एवं क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी विलयन को जब हम जल में घोल रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, तो उसमें कितना H+ आयन आया है और कितना OH- आयन आया, उससे ये पता चल रहा है कि आयन पर निर्भर करता है कि ये सांद्रता, मतलब अम्ल और बेस का शक्ति किस पर निर्भर करेगा, H+ आयन पर, OH- पर। कौन सा अम्ल कितना H+ आयन कितना जल्दी और कितना ज्यादा दे सकता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना कोई बेस जो है OH- आयन कितना ज्यादा दे सकता है, कितना जल्दी दे सकता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बेसिक नेचर होगा। यदि हम समान सांद्रण के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल
जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। सेम मात्रा में आपको HCl लेना है और सेम मात्रा में एसिडिक एसिड लेना है। एसिटिक एसिड और HCl सेम मात्रा में ले लिए, जैसे 1 मोलर ले लिए, ठीक है। विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में, दोनों क्या करता है, अलग अलग मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। वही हम आपको बोले कि जो अत्यधिक मात्रा में H+ आयन मतलब छोड़ेगा, रिमूव करेगा, रिलीज करेगा, तो क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। जो कम उत्पन्न करेगा H+ आयन वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाए कहलाएगा। तो आपको अगर ये पूछ दे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, जिसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो H+ आयन का कम शो करेगा, कंसंट्रेशन जिसमें कम रहेगा, वो क्या होगा, वीक एसिड हो जाएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व, तो इसे कई बार क्वेश्चन बना है, तो ध्यान से देखिए। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील है? कह रहा है कि क्या पौधे और पशु दोनों को पीएच के प्रति संवेदनशील है। मतलब क्या हुआ, क्या वो एसिड बेस पर डिपेंड करता है? क्या हम गाय को एसिडिक वाटर देंगे तो वो पिएगा? क्या पेड़ में हम रोज सुबह सुबह अगर एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो क्या वो फलेगा? उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पेड़ पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारे शरीर 7 से लेके 7.8 परास के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा शरीर का जो रेंज है वो बताइए, पीएच रेंज क्या है? तो हमारे शरीर का पीएच रेंज याद रखिएगा 7 से लेके 7.8, 7 to 7.8 तक हमारा शरीर कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। जो जीवित प्राणी है ना, वो एकदम संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। आप सुबह सुबह अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी रहे हैं तो आपका पूरा जल उड़ के खत्म हो जाएगा और आप मर जाइएगा। अंदर का जो आपका आंत गुर्दा सब है। उसी तरह जब दारू आप दारू रोज पीता है, वो क्या है, दारू भी क्या है, एक तरह का एसिड है, इथाइल अल्कोहल है। इसीलिए रोज पीने वाले को आप देखे होंगे कि किडनी फेल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो जीवित प्राणी है उसका पीएच का रेंज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत संभल के आपको यूज करना है चीजों को। अगर ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक करेंगे तो वो हमारे हानिकारक हो सकता है। देखिए, वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा कि वर्षा के जल का मान कब अम्लीय होगा? जब पीएच का रेंज आपको दे देगा तो उसमें आपको चुनना है कि 5.6 से जब कम हो जाएगा पीएच, तब वो क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा। आप सुन रहे होंगे कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का भी क्षति पहुंच रहा है। तो उसमें पीएच का रेंज क्या है, 5.6 से कम है, इसीलिए उसको हम अम्लीय बोलते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में नदी जलीय। देखिए क्या होता है कि वर्षा हुआ, जलीय वो एसिड रेन हुआ, तो उससे जो जल आया वो कहाँ चल जाएगा, नदी में चल जाएगा। तो उससे वो नदी का पानी का भी पीएच क्या कर देता है, डाउन कर देता है, कि वो खुद में एसिड है। तो इससे आप सुने होंगे कि कभी जलीय जीव में जल मर जाता है, मतलब मछली सब मर रहा है, जलीय जीव मर रहा है। उसका कारण भी क्या है, एसिडिक रेन का पानी जब उसमें चल जाता है तो इस कारण भी उसमें क्या होता है कि पीएच स्केल नीचे चल जाता है, जिससे वहां के जीवों को जीने में या सांस लेने में समस्या होती है, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। देखिए आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया है। वीनस, जो हम कल आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत में पीले बादलों का बना होता है। क्या आपको लगता है कि इस जीव में संभव है? जिसका बादल ही सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ, क्या वीनस में जीवन संभव है? नहीं संभव। आपको क्वेश्चन बनेगा कि वीनस का वायुमंडल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। पता नहीं क्या पूछ दे, इसलिए हम लोग को सब कुछ तैयारी करते हुए जाना है। तो यहाँ पूछेगा कि वीनस का वायुमंडल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लिखेंगे क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। आगे है कि आपके बगीचे में मिट्टी का पीएच क्या होना चाहिए। देखिए कह रहा है अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पौधा अच्छा फसल आपको दे तो उसके लिए पीएच का परास, पीएच का जो रेंज है ना, वो एक सही रेंज होना चाहिए। किस रेंज होना चाहिए? देखिए, किसी पौधे को स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों की मिट्टी एकत्र कीजिए, क्रियाकलाप में मोटा पीएच की जांच कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। इस देखिए आपको कह रहा है क्रियाकलाप करने के लिए हर जगह का मिट्टी लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन मिट्टी किस जगह से लाए हैं और उसका पीएच कितना है। तो इस वीडियो को हम लोग यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।